जय हिंद। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं करंट अफेयर की क्लास, जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर स्टेट एंड नेशनल। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं हेडलाइंस। ठीक है, आइए आज की हेडलाइंस हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगर आज की हेडलाइंस की बात की जाए तो देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर में क्या क्या देखेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे कि सतलुज नदी में, ठीक है, टैंटलम की खोज की गई है। ठीक है, फिर यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी हैं। बैडमिंटन रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है, उनके बारे में जानेंगे। फिर इंद्र ऐप के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर बाघ पुनर्वास योजना क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है। हम लोग इसी टॉपिक पे आज जो है कि बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंज से थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। ठीक है, चलिए, आज का ये हमारा प्यारा सा कोटेशन था और हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, ये है टैंटलम की खोज जो हुई है, ये चीज़ है। ठीक है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो जो कि चीफ बनता है जो, ठीक है, उसमें इसका अहम भूमिका होती है और ये नदी में खोजा गया है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेते हैं, कैसे कैसे है। आइए, तो ये चर्चा में क्यों है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, ठीक है, रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी में, ठीक है, सतलज नदी में टैंटलम की खोज की गई है। ठीक है, ये होता है TA-73। ठीक है, और कहाँ से हुआ है, तो रोपड़ के जो छात्र हैं वो लोग शोधकर्ता जो हैं वो किए हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे जानते हैं, विस्तृत जानकारी। चलिए, टैंटलम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक बहुत कठोर, लचीली और चमकदार धातु है। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ पाया जा रहा है। एक तो ये बहुत कठोर है, उसके ऊपर फिर लचीली भी है, ठीक, और चमकदार धातु भी है। यह अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। ठीक है, यह आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण दुर्लभ धातु है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। इस धातु की खोज स्वीडन में कहाँ हुई थी, स्वीडन में वर्ष 1802 में एंडर्स गुस्ताव एक वर्ग द्वारा की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध यूनानी राजा टैंटलस के नाम पर रखा गया है। टैंटलस के नाम पे रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। इसका जो नामकरण हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो इसका नामकरण यूनानी के जो प्रसिद्ध राजा थे यूनान के, टैंटलस, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सतलज नदी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्राचीन अगर नाम देखा जाए सतलज की, तो सरतुर्ती है। ठीक है, उद्गम अगर देखा जाए तो तिब्बत के राकसताल झील से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, शिवकला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, शिवकला दर्रा होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आइए, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। कहाँ से, ये उत्तराखंड में आएगी और हिमाचल प्रदेश में आएगी। हिमाचल प्रदेश से सीधे पंजाब, और पंजाब से ये पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी में जाके मिल जाएगी और फिर जाके आपका हिंद महासागर में गिर जाएगी। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2459 किलोमीटर लंबाई तय करती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण भी ये नदी कर रही है। ठीक है, सतलज नदी सिंधु नदी की दक्षिणी सहायक नदी है। यह भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। दो चीज़ याद रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो सतलज है, और यह दक्षिणी सहायक नदी भी सिंधु नदी की सतलज है। ठीक है, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये तिब्बत से निकल के और सिंधु नदी में मिलने वाली एकमात्र नदी है, और यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और दक्षिण में, मतलब जो सिंधु नदी है उसके दक्षिण में जो सबसे लंबी नदी है वो सतलज नदी है। ठीक है, अब सतलज नदी की जो सहायक नदी है वो देखिए, चिनाब है, ब्यास है, बाष्पा है, फिर स्पीति है और स्वा है। ठीक है, ये किसकी नदी है सहायक है, तो सतलज नदी की है। आइए आगे चलते हैं। सतलज नदी पर परियोजनाएं। ठीक है, तो लुहरी स्टेज 1 में जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया है। फिर भाखड़ नांगल बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और जब बांध बनता है, जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है, अगर हम यहाँ बांध बनाते हैं तो इसके पीछे जो है ना, एक जो है ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो इकट्ठा होगा तो ये यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाएगा। उस झील का नाम क्या है, तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जहाँ हम ये बांध बनाएंगे तो उसके पीछे पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ एक
झील का, कृत्रिम झील का निर्माण होता है और उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, ठीक है। और यहीं से क्या निकला है, तो इंदिरा गांधी नहर निकली है, जो कि थार का रेगिस्तान, ठीक है। थार का अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो थार का जो रेगिस्तान है वो बेशक भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, और भारत का राजस्थान जिला जो है ये पड़ता है थार रेगिस्तान में। और इंदिरा गांधी जो कैनाल है ना, ये होते हुए पंजाब होते हुए, ठीक है, फिर उसके बाद आके सीधे ये कहाँ मिलती है, तो ये थार के रेगिस्तान में आती है, ठीक है। इसी नहर को हम लोग थार की जीवन रेखा कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पूरे विश्व में थार मरुस्थल ही एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, सिर्फ इस नहर की वजह से, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है और ये कैनाल जो है वो पानी की पूर्ति करता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 28 नई साइटें जोड़ी, ठीक है। देख रहे हैं ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क कितना जोड़ा गया है, तो 18 साइटें जोड़ी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटों को जोड़ने का निर्णय लिया है। नए जियो पार्क ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित है, ठीक है। तो जो 18 साइटें हैं ना, वो इन देशों में स्थित हैं और इनको जोड़ा गया है, ठीक है। आइए अब जियो पार्क की कुल संख्या अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, 213 हो गई है, ठीक है। और कितने देशों में, तो 48 देशों में मिलाकर 213 साइटों को जोड़ा गया है, ठीक है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भू वैज्ञानिक विरासत को मान्यता देता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को, ठीक है। अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यूनेस्को का एक एजेंट जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कि सहयोग करता है विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। आइए बैडमिंटन रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले भारतीय खिलाड़ी, ठीक है। तो 2 खिलाड़ी हैं, आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, दोनों लोगों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था, तो वो साइना नेहवाल के नाम था, ठीक है। ये पूरा का पूरा 9 वीक इन्होंने लगातार नंबर 1 प्लेयर वर्ल्ड में थी, और इस समय इन दोनों लोगों की जोड़ी जो है वो 10 वीक हो गई है। कितना, 10 वीक। इसके पहले 9 वीक था जो कि साइना नेहवाल के पास था, और इस अब जो है ये 10 वीक हो गया है इन दोनों लोगों के पास। चलिए इनके बारे में हम जानकारी देखते हैं। चलिए चर्चा में क्यों है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताया था, ठीक है, नंबर 1 बने रहने का, अधिक सप्ताह बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 सप्ताह से दुनिया के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी बने हुए हैं। कौन कौन है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी, ठीक है। इसके पहले यह रिकॉर्ड साइना नेहवाल, याद रखिएगा, इसके पहले जो था साइना नेहवाल, ये कितने थी, तो 9 वीक, ठीक है, 9 वीक ये थी, और ये खिलाड़ी जो है ये 10 वीक ये हो गए, ठीक है। साइना नेहवाल लगातार 9 सप्ताह तक विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही थी। आइए विश्व नंबर 1 रैंकिंग वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBWF 1 अप्रैल 1995 से ये रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये प्रणाली की शुरुआत कब से हो रही है, तो 1995 से 1 अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत थे, ठीक है, किदांबी श्रीकांत थे। इसके बाद साइना नेहवाल और अब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी, ठीक है, रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच चुके। तो भारत से कितने लोग हो गए हैं अब तक का, 3 बार, ठीक है। पहले नंबर पे किदांबी श्रीकांत, दूसरे नंबर पे साइना नेहवाल और तीसरे नंबर पे चिराग शेट्टी। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों लोगों की जोड़ी का बात किया जा रहा है। अब ये ना कह दीजिएगा कि ये 4 लोग हैं, ठीक है, इधर एक ही लोग हैं, यहाँ पे भी, तो ये एकल था, ठीक। और यहाँ पे क्या है, दोनों लोग संयुक्त खेलते हैं साथ में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके बारे में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं।
वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया भर में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसे वर्ष 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था और 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया। तो स्थापना कब हुई थी इसका? तो 1934 में, और ये विश्व बैडमिंटन महासंघ कब बना? तो 2006 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया। मलेशिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, मलेशिया देश है एशिया का, उसकी जो राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। चलिए आइए आगे देखते हैं इंद्र ऐप के बारे में, ठीक है। तो इंद्र ऐप के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। चलिए, चर्चा में क्यों है? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में इंद्र ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। पूरा नाम भारतीय नौसेना डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स ऑफ वेदर एनालिसिस। याद रखिएगा कि इंद्र का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स ऑफ वेदर एनालिसिस। यह त्वरित निर्णय लेने को सशक्त बनाते हुए मौसम संबंधी जानकारी और पूर्व अनुमान प्रसारण करने में मदद करेगा। इसे भारतीय नौसेना को समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान निदेशालय के समन्वय में BISAG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोफॉर्मेटिक्स, ठीक है। बी से क्या होता है? तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। भास्कराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आइए देखते हैं तो चर्चा में क्यों है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में 4 बाघों को राजस्थान स्थानांतरित किया जाएगा। कितने? 4 बाघों को, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, NTCA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी के अनुसार राजस्थान भेजे जाने वाले बाघों को संरक्षित वन क्षेत्र से नहीं बल्कि बफर जोन से पकड़ा जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में 4 बाघों को कारपेट बाघ अभ्यारण्य से राजाजी बाघ अभ्यारण्य स्थानांतरित किया गया है। अच्छा, जिम कारपेट की अगर बात की जाए तो ये भी उत्तराखंड में है, और राजाजी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही। दोनों उत्तराखंड में ही अभ्यारण्य है, लेकिन यहाँ से बाघों को निकाल के यहाँ रखा गया है, ठीक है। ऐसे ही 4 बाघों को कहाँ भेजा जा रहा है? तो वो उत्तराखंड से निकाल के राजस्थान भेजा जाएगा, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कुछ इसमें भी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 38L1 के तहत 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों पर किया गया था, ठीक। आइए आगे देखते हैं कारपेट टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कुछ। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका जो पहले नाम था वो हैली नेशनल पार्क नाम था, ठीक है। इसका जो पहले नाम था वो जिम कारपेट का ही नाम है, हैली नेशनल पार्क। और एक है हैरिस, वो ना समझिएगा, अगर हैरिस अगर रहेगा तो वो सीधे उत्तराखंड चला जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है, ठीक है। ये जो है हैली है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कारपेट का ही पुराना नाम है, लेकिन हैरिस अगर रहेगा तो वो सीधे लद्दाख चला जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसमें बहने वाली मुख्य नदियाँ रामगंगा, सोना नदी, मंडल और पलायन नदी है। मतलब जो जिम कारपेट है उससे ये 4 नदियाँ बहती हैं, रामगंगा, सोना नदी, मंडल और पलायन नदी बहती हैं, ठीक है। चलिए आइए राजा जी के बारे में भी देख लेते हैं, इनको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। यह हरिद्वार उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये स्थित है आपका हरिद्वार में। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में उत्तराखंड के 3 अभ्यारण्य राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी C राजगोपालाचारी लोकप्रिय रूप से राजाजी रखा गया था। तो राजाजी रखने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जो राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम राजाजी रखा गया है। इसे वर्ष 2015 में देश का 48वां 48 बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है भारत में बाघ संरक्षण। ठीक है, भारत में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1972 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, मतलब 1872 में शेर था, उसके स्थान पे हम लोग बाघ कर दिए। ठीक है, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत बाघों की स्मार्ट निगरानी के लिए एक कार्यक्रम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स शुरू किया गया। बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ठीक है, ये 29 जो है जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए बाघों की संरक्षण स्थिति देख लेते हैं। भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है IUCN, ठीक है, तो क्या है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है रेड लिस्ट लुप्त प्राय। मतलब ये जो संस्था है ना, ये एक बुक जारी करता है, उस बुक का नाम है रेड बुक। रेड बुक नाम से एक जो है कि ये अपना जारी करता है, और इसमें जो संख्या जो देता है, जो जानवर लुप्त हो चुके हैं उसकी संख्या ये बताता है। ठीक है, ये 3 तरह की बुक जारी करता है, रेड करता है, ठीक है, उसके बाद ग्रीन करेगा, फिर येलो करेगा। ठीक है, ये 3 तरह के बुक ये जारी करता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन परिशिष्ट वर्ग है। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए